आज हमारे पास अरुणिमा सिन्हा की आत्मकथा बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन के कुछ हिस्से हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि एक भयानक हादसे के बाद खुद को फिर से गढ़ने की है। बिल्कुल। हम अक्सर प्रेरणादायक कहानियां सुनते हैं, लेकिन आज हम इस सफर की उन परतों को खोलेंगे जहां दर्द है, गुस्सा है और इंसानियत की सबसे अच्छी और सबसे बुरी तस्वीरें वो भी एक साथ दिखती हैं। सही बात है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक साहसिक कारनामे का ब्यौरा नहीं है, ये तो मानवीय इच्छा शक्ति की एक केस स्टडी है। ये कहानी इस बात को समझने का मौका देती है कि जब किसी इंसान से उसकी पहचान, उसका शरीर, उसका भविष्य सब कुछ छीन लिया जाता है, सब कुछ, तो वो शून्य से एक नई कहानी कैसे लिखता है। ये मनोविज्ञान और अस्तित्व की लड़ाई है जो एक पहाड़ की चोटी पर जाकर खत्म होती है। तो कहानी शुरू होती है 11 अप्रैल 2011 से। जी। अरुणिमा सिन्हा एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी CISF में नौकरी के इंटरव्यू के लिए पद्मावत एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। एक आम लड़की जिसके अपने सपने थे। बिल्कुल, अपनी एक जिंदगी थी और ट्रेन के उसी डिब्बे में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हाँ, कुछ लुटेरे उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश करते हैं। एक खिलाड़ी होने के नाते उनका पहला रिएक्शन होता है लड़ना। वो उनसे भिड़ जाती है। लेकिन यहाँ कहानी का पहला सबसे दिल दहलाने वाला मोड़ आता है। हाँ, और वो ये है कि पूरा डिब्बा वो बस तमाशा देख रहा था, किसी ने मदद नहीं की। ये सोचना भी कितना अजीब है कि दर्जनों लोगों के बीच एक इंसान अकेला पड़ सकता है। इसे मनोविज्ञान में बाईस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। जब बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं तो हर कोई सोचता है कि कोई दूसरा मदद करेगा, और अंत में कोई नहीं करता। उस डिब्बे में मौजूद लोगों के लिए शायद ये कुछ मिनटों की घटना थी, लेकिन अरुणिमा के लिए ये इंसानी उदासीनता का वो पहला जख्म था जो शायद शारीरिक चोट से भी गहरा था। और इस लड़ाई का नतीजा भयानक था। लुटेरों ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। लेकिन बदकिस्मती देखिए, वो सीधे जमीन पर नहीं गिरी। नहीं, उनका शरीर बदल के ट्रैक पर आ रही दूसरी ट्रेन से टकराया और फिर किसी पिंग पोंग बॉल की तरह दोनों ट्रेनों के बीच उछलता रहा। हाँ, जब तक कि वो बेसुध होकर ट्रैक पर नहीं गिर गई। और तभी उनका बायां पैर एक ट्रेन के नीचे आ गया। किताब में वो उस आवाज का जिक्र करती हैं, घच। सोचकर भी डर लगता है। वो रात सिर्फ एक हादसे की रात नहीं थी, वो जिंदा रहने के संघर्ष की रात थी। 7 घंटे तक। हाँ, सोर्स के मुताबिक वो 7 घंटे तक उस ट्रैक पर पड़ी रहीं। उस दौरान उनके पास से 49 ट्रेनें गुजरी। 49 ट्रेनें। सोचिए उस लड़की की मानसिक स्थिति के बारे में, जो हर गुजरती ट्रेन के साथ मौत को अपने इतने करीब से देख रही थी। और इस दर्द को बढ़ाने के लिए चूहे आकर उनके घायल पैर को कुतरने की कोशिश कर रहे थे। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये अस्तित्व का एक भयानक संघर्ष था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा और उन्हें बरेली के जिला अस्पताल ले जाया गया। यहाँ लगा कि चलो अब शायद चीजें ठीक होंगी। लेकिन यहाँ संघर्ष का एक नया और शायद ज्यादा तकलीफदेह अध्याय शुरू हुआ। घंटों तक बस कागजी कार्रवाई चलती रही, इलाज में देरी होती रही। और फिर वो पल आया जो इस कहानी को साधारण से असाधारण बना देता है। डॉक्टरों ने कहा कि पैर काटना ही पड़ेगा, वरना जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। और एक और समस्या थी। हाँ, अस्पताल में ऑपरेशन के लिए एनेस्थेसिस्ट नहीं था और इंतजार करने का वक्त भी नहीं था। एक मिनट, ये तो अविश्वसनीय लगता है। बिना एनेस्थीसिया के एम्पुटेशन। बिल्कुल, ये उस बिंदु पर पहुंचने जैसा है जहां आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता। अरुणिमा ने डॉक्टरों से जो कहा वो उनकी इच्छा शक्ति को दिखाता है। उन्होंने कहा, सर अगर आपके पास एनेस्थेटिस्ट नहीं है तो चिंता न करें, आप उसके बिना ही ऑपरेशन करें। उन्होंने अपनी आंखों के सामने पूरे होश में अपना पैर कटते हुए महसूस किया। ये शारीरिक दर्द की सीमा से परे की बात है। ये उस पल में अपने जीवन का नियंत्रण वापस लेने की एक कोशिश थी जब हालात ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। और इसी अस्पताल में हमें इंसानियत के 2 बिल्कुल अलग चेहरे दिखते हैं। हाँ, एक तरफ ट्रेन में लोगों की उदासीन था और दूसरी तरफ फार्मासिस्ट BC यादव जैसे लोग, जिन्होंने अपना खून दिया। हाँ, जब डॉक्टर्स को खून की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपना खून दिया। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया को अच्छे और बुरे लोगों में बांटना बहुत आसान है। सही बात है। लेकिन असलियत में ये मुश्किल समय में हमारे द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में है। एक ही स्थिति में कुछ लोग मुंह फेर लेते हैं और कुछ आगे बढ़कर मदद करते हैं। और उस अस्पताल की भयावहता यहीं खत्म नहीं होती।
एक और दिल दहलाने वाली बात सोर्स में लिखी है। क्या? ऑपरेशन के बाद उनके कटे हुए पैर को यूं ही बिस्तर के नीचे रख दिया गया था, जिसे एक आवारा कुत्ता उठाने की कोशिश कर रहा था। हे भगवान, ये छोटी छोटी बातें उस सिस्टम की असलियत दिखाती हैं जिससे वो जूझ रही थी। शायद इसीलिए उनके जीजा साहिब को लगा कि इस सिस्टम से लड़ने के लिए इस कहानी को बाहर लाना जरूरी है। और यहीं से मीडिया की एंट्री होती है। हाँ, उनके जीजा की कोशिशों से ये कहानी मीडिया में आई और पूरे देश में फैल गई। और अचानक सब बदल गया। बिल्कुल, राजनेताओं का आना जाना शुरू हो गया, मुआवजे के ऐलान होने लगे और उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में शिफ्ट कर दिया गया। अरुणिमा एक राष्ट्रीय हीरो बन गई। लेकिन कहानी का रुख बहुत तेजी से बदला। रेलवे पुलिस यानी जीआरपी की अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश। अच्छा। जब उन पर सवाल उठे कि चलती ट्रेन में ऐसी घटना कैसे हुई, तो उन्होंने सबसे आसान रास्ता चुना, पीड़ित पर ही आरोप लगा दो। मतलब? उन्होंने कहानियां बनानी शुरू कर दी कि शायद अरुणिमा ने आत्महत्या की कोशिश की थी या वो बिना टिकट सफर कर रही थी और पकड़े जाने पर ट्रेन से कूद गई। ये तो बहुत ही क्रूर है। मतलब एक इंसान जो पहले से ही अपने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, उसे अपनी सच्चाई और सम्मान के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे एक पीड़ित की कहानी को सत्ता में बैठे लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं। अरुणिमा का संघर्ष अब सिर्फ शारीरिक नहीं रहा था। अभी अपनी पहचान, अपनी गरिमा और अपनी सच्चाई को बचाने की लड़ाई बन चुका था। वो एम्स के बिस्तर पर लेटे हुए सिर्फ अपने पैर के दर्द से नहीं, बल्कि इन झूठे आरोपों के जहर से भी लड़ रही थी। और इसी निराशा और दर्द के बीच से एक ऐसा आइडिया निकला जिसने सब कुछ बदल दिया। जब अरुणिमा एम्स के बिस्तर पर इन झूठे आरोपों से जूझ रही थी, तब उनके जीजा ने उनसे एक सवाल पूछा। क्या? एवरेस्ट चढ़ोगी? ये सिर्फ एक सुझाव नहीं था, ये उन सभी आलोचकों को एक जवाब देने का तरीका था। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ था। हाँ। यहाँ उन्होंने अपनी पहचान को बेचारी पीड़ित से पर्वतारोही में बदलने का फैसला किया। ये कहना कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ूंगी, अपने आप में एक ऐलान था कि तुम मेरी कहानी नहीं लिख सकते, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। और इसी दौरान उनकी मुलाकात भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल से हुई। वो मुलाकात बहुत अहम साबित हुई। क्यों? बहुत अहम, क्योंकि बछेंद्री पाल ने उनसे वो बात कही जिसकी उन्हें उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने अरुणिमा की हालत देखकर सहानुभूति नहीं जताई, बल्कि उनकी आंखों में देखकर कहा। क्या कहा? अरुणिमा, इस हालत में तुमने एवरेस्ट चढ़ने का सोचा है? तुम तो दिल में एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हो, अब तो बस दुनिया को दिखाने के लिए तारीख तय करनी है। वाह। इन शब्दों ने अरुणिमा के इरादे को फौलाद बना दिया। ये एक अनुभवी पर्वतारोही की तरफ से मिली मान्यता थी। फैसला लेना एक बात है, पर इसे हकीकत में बदलना, वो भी एक नकली पैर के साथ। ये सफर कैसा था? ट्रेनिंग कितनी मुश्किल थी? जमीन आसमान का अंतर था। ट्रेनिंग का सफर बेहद दर्दनाक था। जब भी वो नकली पैर के साथ अभ्यास करती, उनके जख्मों से खून बहने लगता, छाले पड़ जाते थे। कई बार तो ऐसा भी होता कि चढ़ाई के दौरान उनका नकली पैर 180 डिग्री घूम जाता और उन्हें रुककर उसे ठीक करना पड़ता। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नहीं, उन्होंने एक के बाद एक छोटी छोटी चोटियों पर चढ़ना शुरू किया और खुद को तैयार किया। और फिर वो पहुंची एवरेस्ट के सबसे खतरनाक हिस्से में, जिसे डेथ जोन कहते हैं। एक ऐसी ऊंचाई जहां ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि इंसानी शरीर खुद को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। एक एक कदम उठाना मैराथन दौड़ने जैसा होता है। और हैरानी की बात है कि वहां भी उन्हें एक अजीब चीज का सामना करना पड़ा। पर्वतारोहियों का ट्रैफिक जैम। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। क्योंकि चढ़ाई के लिए मौसम के कुछ ही दिन अच्छे होते हैं, तो कई पर्वतारोही एक ही समय पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे एक पतले रास्ते पर जाम लग जाता है। मतलब दुनिया की सबसे सुनसान, खतरनाक जगह पर भी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। बिल्कुल। और आखिरी पड़ाव पर उनकी असली परीक्षा हुई। चोटी से कुछ ही घंटे दूर उनके शेरपा नीमा कांचा ने उन्हें बताया कि उनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने वाला है और उन्होंने वापस लौटने की सलाह दी। हाँ, तुरंत। यहाँ तक कि उनकी एजेंसी के लीडर ने सैटेलाइट फोन पे कहा, अरुणिमा, तुम पहले ही एक एमपीटी के तौर पर यहाँ तक पहुंचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हो, प्लीज वापस आ जाओ, जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसा पल था जहां 99.9% लोग वापस मुड़ जाते। ये एक तार्किक फैसला होता। लेकिन अरुणिमा के लिए ये सिर्फ एक पहाड़ की चढ़ाई नहीं थी। नहीं,
ये उन सभी लोगों को जवाब था जिन्होंने उस पर शक किया था। ये उस रात रेलवे ट्रैक पर हुए अन्याय का जवाब था। और उन्होंने अपने लीडर को जो जवाब दिया वो इतिहास बन गया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मेरे पास चोटी तक पहुंचने और देश का झंडा फहराने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। उसके बाद मेरे साथ क्या होता है मुझे इसकी परवाह नहीं। ये बहादुरी और शायद थोड़ी जिद का मिश्रण था। ये उस इंसान का संकल्प था जिसने मौत को बहुत करीब से देखा था और अब वो अपनी शर्तों पर जिंदगी को जीना चाहती थी। और 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर अरुणिमा सिन्हा दुनिया की चोटी पर थी। वो एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की पहली एम्प्यूटी बनी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, बल्कि ये हिस्सा शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। चोटी पर पहुंचकर जहां एक एक सांस की कीमत होती है, उन्होंने अपने शेरपा से कहा कि वो उनका वीडियो बनाए। वो अपनी कहानी अपनी जुबानी दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी, चाहे वो जिंदा वापस लौटे या नहीं। वो चाहती थी कि अगर वो वहीं मर भी जाएं, तो दुनिया को पता चले कि वो लड़कर जीत कर मरी हैं। और उनका नीचे उतरना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनका ऑक्सीजन तो लगभग खत्म हो चुका था। हाँ, जब उन्हें बर्फ में दबा हुआ एक अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, जिसे शायद कोई दूसरा पर्वतारोही छोड़ गया था। मानो किस्मत भी उनके जिद के आगे झुक गई हो। रेलवे ट्रैक पर जिंदगी और मौत से जूझने से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने तक, यह सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि अपनी तकदीर को अपने हाथों से फिर से लिखने की कहानी है। बिल्कुल। आज अरुणिमा सिन्हा विकलांग युवाओं के लिए शहीद चंद्रशेखर आजाद विकलांग खेल अकादमी चला रही हैं, ताकि और लोग भी अपनी मुश्किलों को पार कर सकें। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे जीवन के सबसे बड़े पहाड़ बाहरी नहीं होते, वो हमारे अंदर होते हैं। हमारा डर, हमारी सीमाएं और समाज द्वारा हम पर थोपी गई कहानियां। अरुणिमा की कहानी सिर्फ एवरेस्ट पर विजय पाने की नहीं है, बल्कि उस कहानी पर विजय पाने की है जो हालात और दूसरे लोग उनके लिए लिखना चाहते थे। सही कहा। ये चर्चा एक विचार छोड़ जाती है, जब जिंदगी हमारे सामने एक ऐसी कहानी रखे जो हमने नहीं चुनी, तो हम अपने अगले अध्याय को खुद लिखने की ताकत कहाँ से लाते हैं?